सुबह के करीब 4 बज रहे हैं। चारों तरफ एकदम घना अंधेरा है और सड़क पर बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, एकदम सन्नाटा। और ऐसे में एक 18 साल का लड़का अपनी पुरानी सी साइकिल उठाता है और ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकल पड़ता है। इतनी सुबह? बिल्कुल। और वो कोई 1 या 2 घंटे ट्यूशन नहीं पढ़ाने वाला है। वो लगातार बिना रोके रात के 10 बजे तक एक घर से दूसरे घर बस साइकिल चलाता रहेगा। मतलब दिन के लगातार 16 घंटे? हाँ, 16 घंटे। और मजे की बात यह है कि वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे इस कम उम्र में काम करने का कोई बहुत बड़ा शौक चढ़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जीवन की डिक्शनरी में ना प्लान बी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। सही कहा। पीछे मुड़ने का सीधा सा मतलब है भुखमरी का सामना करना। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का यानी इस डीप डाइव का जो पूरा फोकस है ना, वो इसी नींव को समझने पर है। हाँ, क्योंकि ये वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर इन बड़ी सफलता की कहानियों में पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। हम लोग सीधे उस मुकाम को देखना पसंद करते हैं जहां कोई इंसान एक आलीशान ऑफिस में बैठा है या अपनी महंगी सी कार से उतर रहा है। हाँ, वो जो चमक दमक होती है ना, उसके पीछे जो साइकिल के पेडल मारते हुए निकले पसीने की गंध है, वो अक्सर किसी को महसूस नहीं होती। जब हम किसी की सफलता देखते हैं तो वो एक पूरी तरह तैयार इमारत की तरह होती है। लेकिन उस इमारत की नींव में कितनी टूटी हुई ईंटें लगी हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारे पास एक बेहद दिलचस्प स्रोत है। ये डिजिटली सक्सेस नाम के एक YouTube चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। अच्छा। हाँ, इस वीडियो का टाइटल है हार नहीं मानूंगा, माई लाइफ स्टोरी, जिसे खुद आशीष गुप्ता ने साझा किया है। ये तो बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक और रंग से राजा बनने की कहानी सुनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य उस मानसिकता को, मतलब उस माइंडसेट को डिकोड करना है जो एक इंसान को घोर गरीबी और लगातार मिलने वाली असफलताओं के बावजूद एक सफल उद्यमी बना देता है। बिल्कुल, एक सफल उद्यमी, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ कोच बना देता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये चर्चा उन सभी के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी रुकावटों को सीढ़ियों में कैसे बदला जाता है। आशीष की यह यात्रा इसलिए भी एक केस स्टडी की तरह है ना, क्योंकि ये शून्य से नहीं बल्कि शून्य के भी काफी नीचे से शुरू होती है। हाँ, वो तो है। अगर हम उनके बचपन के परिवेश का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उनका जन्म अयोध्या के एक स्लम इलाके में हुआ था, मतलब एक झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में। बिल्कुल, ये एक ऐसा माहौल था जहां संसाधनों की कमी सिर्फ एक शब्द नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। हाँ, स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार उनके दादाजी साइकिल पर फेरी लगाकर छोटा मोटा सामान बेचते थे। और जब आसपास कोई मेला लगता था ना, तो ठेले पर मूंगफली बेचकर परिवार का गुजारा करते थे। उनके परिवार का तो मतलब पूरा ढांचा ही एक निरंतर संघर्ष की कहानी कहता है। उनके चाचा एक लेबर क्लास वर्कर हैं जो आज भी उसी मेहनत मजदूरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आशीष अपनी 5 बुआओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने इटारसी, मुंबई और सुल्तानपुर के पास लुआ नाम की जगह पर बेहद गरीबी में अपना जीवन बिताया। जब कोई बच्चा एक ऐसे परिवार में आंख खोलता है जहां हर एक इंसान सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा हो, तो वो दुनिया को एक बहुत ही अलग चश्मे से देखना शुरू कर देता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि अत्यधिक गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं होती। तो और क्या होती है? ये असल में ना दिमाग को एक खास तरह के सर्वाइवल मोड में डाल देती है। मतलब जब किसी को ये नहीं पता होता कि अगली जरूरत कैसे पूरी होगी, तो उसका दिमाग हर छोटी चीज में अवसर तलाशने लगता है। हाँ, ये बात तो है। ये स्थिति इंसान की सोचने समझने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देती है। वो हर चीज को उसकी उपयोगिता के आधार पर तौलना सीख जाता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत उनके बचपन के शौक, मतलब उनकी हॉबीज में झलकता है। अच्छा, उनकी हॉबीज क्या थी? बचपन में उनकी हॉबीज कोई महंगे खिलौने या क्रिकेट बैट नहीं थे। स्रोत बताता है कि वो सड़क से माचिस की खाली डिब्बियां बीनते थे, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन इकट्ठा करते थे, गोलियां खेलते थे और आसमान से कटकर गिरने वाली पतंगों को लूटते थे। अरे वाह! मुझे तो ये किसी रिसोर्सफुलनेस बूट कैंप जैसा लगता है। रिसोर्सफुलनेस बूट कैंप मतलब दुनिया जिसे कचरा मान के सड़क पर फेंक देती है ना, जैसे खाली माचिस की डिब्बी या बोतल का ढक्कन, एक बच्चा उसमें अपने खेलने का साधन ढूंढ रहा है। ये असल में सीमित संसाधनों के साथ जीने की कला का सबसे पहला और सबसे गहरा पाठ है। बिजनेस स्कूलों में यही तो सिखाया जाता है कि कम संसाधनों में काम कैसे चलाएं।
बिल्कुल, कि कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मूल्य यानी वैल्यू कैसे पैदा की जाए। सड़क से ढक्कन बीनने वाला वो बच्चा अनजाने में ही अपने भीतर उन बिखरी हुई और महत्वहीन लगने वाली चीजों को जोड़कर एक सिस्टम बनाने की कला विकसित कर रहा था। जब आप दूसरों के द्वारा फेंकी गई चीजों से अपने लिए खुशी का निर्माण कर सकते हैं, तो आप भविष्य में किसी भी विपरीत परिस्थिति से अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। लेकिन केवल इस सर्वाइवल मोड से बाहर की दुनिया में जगह नहीं बनाई जा सकती ना। समाज के इस निचले तबके से बाहर निकलने का जो सबसे पुख्ता रास्ता है वो शिक्षा ही है। एकदम सही। आशीष की कहानी में शिक्षा केवल स्कूल जाने की कोई रस्म नहीं थी, वो उस झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकलने की एकमात्र लाइफ बोट थी। दूसरी कक्षा में उनकी एक बुआ उन्हें अपने साथ इटारसी ले गई, जहां उन्होंने 4 साल तक पढ़ाई की। हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। उसके बाद वापस आकर उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हुआ। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में जाना उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। स्लम के माहौल से निकलकर जब कोई बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है जहां अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल, तो उसका नजरिया अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि दुनिया उस तंग गली और मूंगफली के ठेले से बहुत आगे तक फैली हुई है। हाँ, और शुरुआत में पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से 9वीं से 12वीं कक्षा तक खुद को किताबों में झोंक दिया ना, वो उनके उसी रिसोर्सफुलनेस वाले माइंडसेट का ही विस्तार था। उन्हें समझ आ गया था कि यही वो औजार है जिससे वो अपनी किस्मत की दीवार तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, और उनके उस प्रयास के आंकड़े सचमुच हैरान करने वाले हैं। अच्छा, क्या आंकड़े? 10वीं के CBSE बोर्ड परीक्षा में उन्होंने गणित में 92% और विज्ञान में 85% अंक हासिल किए। बाप रे, 92%। हाँ, और 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में 87% और गणित में 76% अंक प्राप्त किए। किसी भी आम छात्र के लिए बेहतरीन नंबर है। बिल्कुल है। लेकिन उस बैकग्राउंड से आने वाले लड़के के लिए ये नंबर उसकी रात दिन की तपस्या का सबूत है। और इसी आत्मविश्वास के दम पर 11वीं कक्षा से ही उन्होंने देश के सबसे कठिन इंजीनियरिंग एग्जाम मतलब IIT में जाने का सपना देख लिया था। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। बहुत बड़ी। 12वीं के बाद इस सपने को पूरा करने के लिए वो कानपुर कोचिंग करने भी गए। लेकिन फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक मोड़। क्या हुआ? उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका वो सपना पूरी तरह टूट गया। ये तो किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होता है। बिल्कुल होता है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी उम्मीदें किसी एक लक्ष्य पे लगा देते हैं और वो टूट जाता है, तो इंसान के अंदर का आत्मविश्वास बुरी तरह दरक जाता है। यहीं पर मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ और इस बात को थोड़ी चुनौती देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया को देखिए। एक होनहार छात्र जिसके गणित में 92% अंक हो, वो जब अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी सपने में फेल हो जाता है, तो वो टूटता क्यों नहीं है? आमतौर पर ऐसे झटके के बाद छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ महीनों तक किसी से बात नहीं करते या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन आशीष के मामले में ऐसा कोई दौर नहीं दिखता। ये सच में सोचने वाली बात है। उन्होंने फेल होने के तुरंत बाद ये कैसे तय कर लिया कि अब पढ़ाई छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने हैं? क्या उनके अंदर निराशा या दुख जैसी कोई भावना ही नहीं थी? नहीं, देखिए, निराशा और दुख तो पूरी तरह से वहां रहे होंगे, लेकिन यहाँ हमें उस कड़वी सच्चाई को समझना होगा जो घोर गरीबी अपने साथ लेकर आती है। मतलब डिप्रेशन में जाना, अपने दुखों पर शोक मनाना या असफलता के बाद कुछ महीनों का ब्रेक लेना, ये असल में ना एक तरह की आर्थिक विलासिता है। आर्थिक विलासिता, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, क्योंकि ये वो लोग कर सकते हैं जिनके सिर पर एक पक्की छत हो और जिन्हें ये पता हो कि उनके टूटने के दौरान भी घर में खाना बनता रहेगा। बिल्कुल सही। आशीष के पास शोक मनाने का समय या संसाधन ही नहीं थे। उनका वो बचपन का सर्वाइवल मोड तुरंत सक्रिय हो गया। जब आपके पास प्लान भी नहीं होता है, तो यथार्थवाद यानी प्रैक्टिकलिटी आपकी भावनाओं पर पूरी तरह हावी हो जाती है। हाँ, क्योंकि पेट तो भरना ही है। बिल्कुल। उन्हें पता था कि अगर वो कमरे में बैठकर अपने टूटे हुए सपने पर रोएंगे, तो बाहर उनका परिवार भूखा सोएगा। इसलिए उन्होंने भावनाओं को किनारे रखा और तुरंत उस दिशा में कदम बढ़ाया जहां से आर्थिक स्थिरता मिल सकती थी। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
क्योंकि आईआईटी का सपना टूटने के बाद उन्होंने जो रास्ता चुना वो शुरुआत में एक बहुत बड़ी मजबूरी लगता है, लेकिन असल में वही फैसला उनके भविष्य की सबसे बड़ी सफलता की नींव बना। अच्छा, वो कैसे? 12वीं के बाद उन्होंने फुल टाइम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और इस फुल टाइम का मतलब सिर्फ शाम के 2-3 घंटे पढ़ाना नहीं था। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया ना, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक। हाँ, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अलग अलग घरों में जाना, बच्चों को पढ़ाना। और इसी भीषण दिनचर्या के बीच उन्होंने बीएससी में एडमिशन भी ले लिया। इस दिनचर्या की कल्पना करना भी थका देने वाला है, सच बताऊं तो। 16 घंटे लगातार बोलना, एक घर से दूसरे घर भागना, और वो भी अलग अलग उम्र और मानसिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल, दिमाग खराब हो जाए किसी का भी। और जहां तक उनकी अपनी बीएससी की पढ़ाई का सवाल है ना, उनका तरीका उनके उसी व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि वो साल भर ट्यूशन पढ़ाते थे, और परीक्षा से सिर्फ 2 महीने पहले इजी नोट्स या कुंजियां पढ़कर उन्होंने बीएससी के 3 साल पास कर लिए। क्या बात है। उनका लक्ष्य अब कोई एकेडमिक मेडल जीतना नहीं था, उनका लक्ष्य बस एक ऐसी डिग्री हासिल करना था जो उन्हें भविष्य में किसी नौकरी के योग्य बना सके, जबकि उनका असली फोकस वर्तमान में पैसे कमाने पर था। लेकिन इस 3 साल की भीषण मेहनत का 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को गणित, विज्ञान और फिजिक्स पढ़ाने का एक ऐसा अप्रत्याशित फायदा हुआ जिसका अंदाजा शायद उन्हें खुद भी नहीं था। वो क्या था? लगातार 16 घंटे पढ़ाने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को इतनी अच्छी तरह समझना होगा कि आपको किताब देखने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, बच्चों के सामने बार बार किताब तो नहीं खोल सकते। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इस ट्यूशन के दौर ने उनकी कम्युनिकेशन स्किल यानी संवाद करने की क्षमता को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। उनकी अंग्रेजी में जबरदस्त सुधार हुआ और विषयों पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो बिना देखे ब्लैक बोर्ड पर पूरा लेक्चर दे सकते थे। अरे वाह! अब यह कि सोचने वाली बात है। मैं सोच रहा था कि क्या एक क्लासरूम में बैठकर चुपचाप लेक्चर सुनने और रटकर पास होने से कोई इंसान कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तैयार होता है, या फिर दूसरों को जटिल विषय समझाने के इस प्रैक्टिकल ग्राइंड से? देखिए, किसी भी बड़े कॉर्पोरेट या बिजनेस लीडर से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि सबसे मूल्यवान कौशल क्या है। क्या है? वो है जटिल समस्याओं को समझना और उन्हें बहुत ही आसान भाषा में दूसरों को समझाना। बिल्कुल। जब एक इंसान 10वीं या 12वीं के उस बच्चे को न्यूटन के नियम या कैलकुलस समझाता है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो वो असल में दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्ट स्किल्स और क्लाइंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा होता है। हाँ, क्लाइंट मैनेजमेंट ही तो है एक तरह से। सुबह से रात तक बच्चों के नखरे झेलना, उनके माता पिता के सवालों का जवाब देना और उन्हें संतुष्ट करना। बाप रे! इसने आशीष की झिझक को जड़ से खत्म कर दिया। उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास भर दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी इंसान के सामने अपनी बात पूरी मजबूती से रख सकते थे। और ये प्रचंड आत्मविश्वास तब पूरी तरह से निखर कर सामने आया जब उन्होंने असल कॉर्पोरेट दुनिया में अपना पहला कदम रखा। वो कैसे हुआ? बीएससी की परीक्षा खत्म होते ही बिना एक दिन बर्बाद किए उन्होंने अखबार में एक वैकेंसी देखी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो काम असल में क्या है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो अगले ही दिन फैजाबाद से सीधे लखनऊ पहुंच गए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पद के लिए इंटरव्यू देने। गजब का आत्मविश्वास है। इंटरव्यू पैनल ने जब उनसे उनके बैकग्राउंड और अकादमिक करियर के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने बिना किसी घबराहट के उसी ट्यूशन वाले आत्मविश्वास के साथ ऐसे बेहतरीन जवाब दिए कि वो तुरंत सिलेक्ट हो गए। देखिए, इंटरव्यू की टेबल पे बैठने वाला व्यक्ति अक्सर सामने वाले के ज्ञान से ज्यादा उसके आत्मविश्वास और उसकी संवाद शैली को परखता है। बिल्कुल सही बात है। आशीष के पास शायद किसी बड़े कॉलेज की फैंसी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास 3 साल तक 16 घंटे रोज लोगों को समझाने का जो अनुभव था ना, वो भारी पड़ गया। हाँ, वो किसी भी डिग्री से भारी पड़ गया। वो ट्यूशन का संघर्ष यहाँ आकर कॉर्पोरेट दुनिया के दरवाजे की चाबी बन गया। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ ना, वो सीधा किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है मुझे तो। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? इंटरव्यू के बाद उन्हें निर्देश दिया गया कि 26 मई 2008 को पुणे पहुंचने के लिए टिकट बुक कर लें, क्योंकि वहां उनकी 16 दिन की ट्रेनिंग होनी है। अब जरा इस स्थिति की गहराई को समझिए। एक लड़का जिसका जन्म स्लम में हुआ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कमी और अभाव देखा है,
वो अपने एक साथी के साथ ट्रेन के स्लीपर क्लास में बैठता है। हाँ। उनके पास कंफर्म टिकट तक नहीं है। वेटिंग लिस्ट के टिकट पर स्लीपर क्लास के फर्श या दरवाजे के पास बैठकर 24 से 26 घंटे का लंबा, थका देने वाला और पसीने से लथपथ सफर तय करके वे पुणे पहुंचते हैं। बहुत मुश्किल सफर रहा होगा। और वहां पहुंचने पर उनका स्वागत कहाँ होता है? एक बेहद आलीशान वातानुकूलित होटल में, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें ना, तो स्लीपर क्लास के फर्श से लेकर उस आलीशान होटल के नर्म बिस्तर तक का ये सफर सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने की यात्रा नहीं थी। तो क्या थी? ये एक इंसान के मानसिक विस्तार की कहानी है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी भर सिर्फ संघर्ष देखा हो, पहली बार इस तरह की सुख सुविधाओं और सम्मान का अनुभव करता है, तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता है। मतलब उसकी सोच बदल जाती है। बिल्कुल, उसकी दुनिया देखने की खिड़की अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी अच्छा और आरामदायक है वो उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। वो जान जाता है कि अगर वो अपनी मेहनत और अपने कौशल का सही इस्तेमाल करे तो वो भी इस दुनिया का हिस्सा बन सकता है। और उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से लपका। 16 दिन की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिली। उनका पहला वेतन 12,000 से 15,000 रुपए के बीच था। उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल। जो लड़का कभी सड़क से डिब्बियां बीनता था, वो अब देश की राजधानी में एक सफेदपोश नौकरी कर रहा था। वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अलग अलग कंपनियों में काम किया, नए नए अनुभव बटोरे, अपनी क्षमताएं बढ़ाई और देखते ही देखते उनकी सैलरी 50 से 60,000 रुपए तक पहुंच गई। ये आर्थिक तरक्की और सामाजिक उत्थान की सच में एक बेहतरीन मिसाल है। हाँ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, जब इंसान सोचता है कि उसने जिंदगी का गेम जीत लिया है, तभी जिंदगी एक नया और ज्यादा कठिन लेवल सामने रख देती है। अरे हाँ, सफलता की यात्रा कोई सीधी रेखा थोड़ी ना होती है। एकदम सही। जब आप एक नई दुनिया में कदम रखते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो या डिजिटल दुनिया, तो वहां के नए नियम और नए खतरे आपका इंतजार कर रहे होते हैं। और आशीष की अगली बहुत बड़ी चुनौती इसी नई डिजिटल दुनिया से आई। बिल्कुल। कॉर्पोरेट में सफल होने और बाद में अपनी खुद की कंपनी डिजिटली सक्सेस स्थापित करने के बावजूद उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है। आज से लगभग 7-8 साल पहले आशीष ने एक YouTube चैनल बनाया था। अच्छा? वो उस पे वीडियो डाल के और उसे ग्रो कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें कॉपीराइट कानूनों की बारीकियों की कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड किए गए कुछ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती है। हाँ। इसका नतीजा क्या हुआ? YouTube ने नियमों के उल्लंघन के कारण उनका पूरा चैनल ही हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। बाप रे। उनके जीवन की कहानी बताने वाले, उनकी मेहनत से बनाए गए करीब 300 से 400 वीडियो एक झटके में गायब हो गए, क्योंकि उनका कोई बैकअप ही नहीं था। ये आज के डिजिटल युग का एक बहुत ही निर्मम सबक है। आप असल जिंदगी में कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, जब आप किसी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं ना, तो अज्ञानता की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, 300-400 वीडियो खोना कोई मजाक थोड़ी है। बिल्कुल। 300 या 400 वीडियो का मतलब है कई सालों की लगातार मेहनत, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग। ये किसी डिजिटल इमारत के ताश के पत्तों की तरह ढह जाने जैसा है। किसी भी सामान्य क्रिएटर के लिए ये इतना बड़ा नुकसान है कि वो शायद दोबारा कभी कैमरा ऑन करने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। तो सबका असल मतलब क्या है? क्या है? मतलब ये कि यहाँ उनका वो बचपन का सर्वाइवल मोड और रिसोर्सफुलनेस वापस लौट कर आता है। अगर हम उस पतंग लूटने वाले बच्चे को याद करें, तो जब आसमान में किसी की पतंग कटती है ना, तो बच्चा ये सोचकर नहीं रोता कि पतंग कट गई। वो भागता है उसे पकड़ने। बिल्कुल। वो तुरंत दौड़ लगाता है उस कटी हुई पतंग को दोबारा लूटने के लिए। आशीष के लिए वो डिलीट हुआ चैनल सिर्फ एक कटी हुई पतंग था। क्या बेहतरीन तुलना की है आपने। उनका वो हार नहीं मानूंगा का रवैया सिर्फ IIT में फेल होने या गरीबी से लड़ने तक सीमित नहीं था। जब डिजिटल दुनिया में उनकी सालों की मेहनत शून्य हो गई, तो वो टूटे नहीं। हाँ। उन्होंने 2021 में एक नया चैनल बनाया और बिल्कुल शुरुआत से फिर से सब कुछ खड़ा किया। आज उनके पास अपना खुद का घर है, कार है, एक पैसिव इनकम का ठोस स्रोत है। दर्शन जो उन्होंने इस पूरी यात्रा के दौरान गढ़ा है। मेरी राय में उनका वह जीवन दर्शन उन सभी लोगों के लिए एक मास्टर क्लास है जो जीवन में एक लंबी और स्थायी सफलता चाहते हैं। बिल्कुल। आशीष का मूल मंत्र बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। लोग जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं,
मतलब पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब इंसान इस बात को गहराई से समझ लेता है ना, तो उसके काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। उनके स्रोत में ये बात बहुत जोर देकर कही गई है कि कभी भी अपने छोटे छोटे तात्कालिक फायदों के लिए किसी को धोखा मत दो। सही बात है। इंसान बहुत ही बौद्धिक प्राणी है। अगर आप उन्हें एक बार धोखा देंगे तो हो सकता है आप कुछ पैसे कमा लें, लेकिन धीरे धीरे समाज आपको पहचान लेगा और पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। हाँ, आपको सिस्टम से बाहर कर देगा। बिल्कुल। वो स्पष्ट करते हैं कि सच बोलने और ईमानदारी से किए गए काम की उम्र बहुत लंबी होती है। उनका मानना है कि अगर आपके अंदर जज्बा है और काम करने की नीयत साफ है, तो आप सच बोलकर और लोगों का सम्मान करके भी जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, दर्शन किसी किताब से पढ़कर नहीं आया है, ये उनकी अपनी जीवन यात्रा की भट्टी में तपकर निकला है। हाँ। जब कोई इंसान स्लम की धूल से उठकर एक आईटी कंपनी का सीईओ बनता है, तो वे बहुत अच्छी तरह देख चुका होता है कि चालाकी और शॉर्टकट आपको शायद 1 या 2 कदम आगे बढ़ा दें, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं बना सकते। बिल्कुल। विश्वसनीयता और लोगों का भरोसा ही वो मजबूत नींव है जो आपको उस ऊंचाई पर टिकाए रखती है। आज अगर लोगों ने सम्मान देते हैं, तो वो सिर्फ उनके बिजनेस कौशल के लिए नहीं, बल्कि उनकी उस ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए देते हैं जो उन्होंने हर हाल में बनाए रखी। एकदम सही बात है। और आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आशीष गुप्ता की कहानी केवल एक व्यक्ति के आर्थिक रूप से संपन्न होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है बचपन के अत्यधिक अभावों से हार ना मानने की, कबाड़ में से भी अवसर ढूंढ निकालने की। ये कहानी है आईआईटी का सबसे बड़ा सपना टूटने पर बिना अपना वक्त और आंसू बर्बाद किए तुरंत अपनी दिशा बदल लेने की। बिल्कुल। ट्यूशन की उस भीषण और थका देने वाली मेहनत में खुद को एक बेहतरीन कम्युनिकेटर के रूप में निखारने की, और अंततः डिजिटल दुनिया में सब कुछ खोने के बाद भी दोबारा खड़े होने और ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की। यहाँ उन सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, जो वर्तमान में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। हाँ। जो चीजें हमें आज जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं, सबसे बड़ी रुकावटें या अन्याय लग रही हैं ना, हाँ। जैसे पैसों की कमी या कुछ और। हाँ, चाहे वो पैसों की भयंकर कमी हो, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल होना हो, या अपनी सालों की मेहनत से बनाई हुई किसी चीज का अचानक नष्ट हो जाना हो। बिल्कुल। वही समस्याएं असल में भविष्य में हमें एक बहुत मजबूत मुकाम तक पहुंचाने का कच्चा माल बनती है। आशीष खुद इस बात को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर खड़े हैं, वो उन्हीं शुरुआती प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। तो अब जब हम इस गहरी चर्चा के बिल्कुल अंत की ओर बढ़ रहे हैं ना, मैं एक ऐसा विचार रखना चाहता हूं जो इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, वो क्या है? एक पल के लिए ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है। बस कल्पना कीजिए, अगर आशीष गुप्ता उस दिन कानपुर में आईआईटी की उस कोचिंग में सफल हो गए होते तो क्या होता? ये सवाल तो पूरी कहानी के परिप्रेक्ष्य को ही चुनौती देता है ना? हाँ। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता तो शायद वो एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर बन जाते, एक सुरक्षित नौकरी होती, एक बंदी बंधाई जिंदगी होती। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या तब भी वो वही इंसान बन पाते जो आज हैं? क्या उनका वो सबसे बड़ा फेलियर, वो आईआईटी में ना चुना जाना ही वो असली कारण नहीं था जिसने उन्हें सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाने पर मजबूर किया? जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो जटिल चीजों को आसान भाषा में समझाना सीखें, जिसने उनके कम्युनिकेशन स्किल को उस स्तर तक निखारा, और जिसने अंततः उन्हें एक साधारण इंजीनियर से एक उद्यमी, एक लाइफ कोच और हजारों लोगों को गहराई से प्रेरित करने वाला इंसान बनाया। बिल्कुल। कैसा हो सकता है कि जिसे हम अक्सर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विफलता, अपना सबसे बड़ा हार मानते हैं, असल में वही हमारी सबसे अनोखी, सबसे बड़ी सफलता का ब्लूप्रिंट होती है। एकदम सही कहा आपने। ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देने वाला बिंदु है। जिस घटना को हम रास्ते का पत्थर समझते हैं, असल में वही वो छेनी होती है जो हमारे व्यक्तित्व को उसका सही आकार दे रही होती है। वो अदृश्य संघर्ष ही हमारी असल कहानी लिख रहा होता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ कि शायद हमारी सबसे बड़ी हार ही हमारी एक बहुत बड़ी जीत का पहला पन्ना है, हम आज की इस विस्तृत चर्चा से विदा लेते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ गहराई तक जाने और सफलता के उस अदृश्य हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में एक नए विषय के साथ।